नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी आज फिर से करेंगे मन की बात। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी पर सुनिए सीधा प्रसारण। नेपाल में भूकंप से मौत का आंकड़ा 2000 के करीब पहुंचा। सैकड़ों लोगों को अब भी मलबे में दबे होने की आशंका। देर रात आए फिर झटके, डरे समय लोगों ने सड़कों पर गुजारी रात। नेपाल में आए भूकंप से भारत में भी 51 लोगों के मरने की पुष्टि। बिहार में मारे गए सबसे ज्यादा 38 लोग। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को किया 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। मुश्किल की घड़ी में पड़ोसी नेपाल को भारत का साथ। मिशन मैत्री के तहत 10 स्पेशल फ्लाइट्स भेजी जाएंगी काठमांडू। राहत बचाव में 8 हेलीकॉप्टर भी जुटेंगे। नेपाल में फंसी अंडर 14 महिला फुटबॉल टीम, जल्द से जल्द उन्हें वापस लाने में जुटी सरकार। अब तक 546 लोगों को सुरक्षित लाया गया देश। और सबसे पहले मोदी के मन की बात की, जो अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से फिर मन की बात करेंगे। हालांकि इस बार प्रधानमंत्री के मन की बात का विषय अभी तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि पीएम मोदी आज भूकंप से हुई तबाही हुआ और शनिवार को भयंकर भूकंप ने पूरे विश्व को हिला दिया है। ऐसा लगता है मानो प्राकृतिक आपदा का सिलसिला चल पड़ा है। नेपाल में भयंकर भूकंप की आपदा, हिंदुस्तान में भी भूकंप ने अलग अलग राज्यों में कई लोगों की जान ली है, संपत्ति का भी नुकसान किया है, लेकिन नेपाल का नुकसान बहुत भयंकर है। मैंने 2001 26 जनवरी कच्छ के भूकंप को निकट से देखा है। ये आपदा कितनी भयानक होती है उसकी मैं कल्पना भली भांति कर सकता हूं। नेपाल पर क्या बीतती होगी, उन परिवारों पर क्या बीतती होगी, उसकी मैं कल्पना कर सकता हूं। लेकिन मेरे प्यारे नेपाल के भाइयों बहनों, हिंदुस्तान आपके दुख में आपके साथ है। तत्काल मदद के लिए चाहे हिंदुस्तान के जिस कोने में मुसीबत आई है वहां भी और नेपाल में भी सहाय पहुंचाना प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहला काम है रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों को बचाना। अभी भी मलबे में दबे हुए कुछ लोग जीवित होंगे, उनको जिंदा निकालना है। एक्सपर्ट लोगों की टीम भेजी है, साथ में इस काम के लिए जिनको विशेष रूप से ट्रेन किया गया है ऐसे स्नीपर डॉग्स को भी भेजा है। ये स्नीपर डॉग्स ढूंढ पाते हैं कि कहीं मलबे के नीचे कोई इंसान जिंदा हो। कोशिश हमारी पूरी रहेगी अधिकतम लोगों को जिंदा बचाएं। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रिलीफ का काम भी चलाना है। रिहेबिलिटेशन का काम भी तो बहुत लंबा चलेगा, लेकिन मानवता की अपनी एक ताकत होती है। 125 करोड़ देशवासियों के लिए नेपाल अपना है। उन लोगों का दुख भी हमारा दुख है। भारत पूरी कोशिश करेगा। इस आपदा के समय हर नेपाली के आंसू भी पहुंचेंगे, उनका हाथ भी पकड़ेंगे, उनको साथ भी देंगे। पिछले दिनों यमन में हमारे हजारों भारतीय भाई बहन फंसे हुए थे। युद्ध की भयंकर विभीषिका के बीच, बम बंदूक के तनाव के बीच, गोलाबारी के बीच भारतीयों को निकालना, जीवित निकालना एक बहुत बड़ा कठिन काम था, लेकिन हम कर पाए। इतना ही नहीं, 1 सप्ताह की उम्र की एक बच्ची को जब बचा करके लाए तो ऐसा लग रहा था कि आखिर मानवता की भी कितनी बड़ी ताकत होती है। बम बंदूक के वर्षा चलती हो, मौत का साया हो और 1 सप्ताह की बच्ची अपनी जिंदगी बचा सके,
तब एक मन को संतोष होता है। मैं पिछले दिनों विदेश में जहां भी गया, एक बात के लिए बहुत बधाइयां मिली, और वो था यमन में हमने दुनिया के करीब 48 देशों के नागरिकों को बचाया था। चाहे अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, रशिया हो, जर्मनी हो, जापान हो, हर देश के नागरिकों को हमने मदद की थी। और उसके कारण दुनिया में भारत का यह सेवा परमो धर्म, इसकी अनुभूति विश्व ने की है। हमारा विदेश मंत्रालय, हमारी वायुसेना, हमारी नौसेना इतने धैर्य के साथ, इतनी जिम्मेवारी के साथ इस काम को किया है। दुनिया में इसकी अमिट छाप रहेगी आने वाले दिनों में, सब मैं विश्वास करता हूं। और मुझे खुशी है कि कोई भी नुकसान के बिना सब लोग बच करके बाहर आए। वैसे भी भारत का एक गुण, भारत के संस्कार बहुत पुराने हैं। अभी मैं जब फ्रांस गया था, तो फ्रांस में मैं प्रथम विश्व युद्ध के एक स्मारक पर गया था। उसका एक कारण भी था कि प्रथम विश्व युद्ध की शताब्दी तो है, लेकिन साथ साथ भारत की पराक्रम का भी वो शताब्दी वर्ष है। भारत के वीरों के बलिदान की भी शताब्दी का वर्ष है। और सेवा परमो धर्मः, इस आदर्श को कैसे चरितार्थ करता रहा है हमारा देश, उसकी भी शताब्दी का वर्ष है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि 1914 में और 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, और बहुत कम लोगों को मालूम होगा, करीब करीब 15 लाख भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। और भारत के जवान अपने लिए नहीं मर रहे थे। हिंदुस्तान को किसी देश को कब्जा नहीं करना था, न हिंदुस्तान को किसी की जमीन लेनी थी, लेकिन भारतीयों ने एक अद्भुत पराक्रम करके दिखाया। और बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि इस प्रथम विश्व युद्ध में हमारे करीब करीब 74,000 जवानों ने शहादत की थी। ये भी गर्व की बात है कि इसमें करीब 9,200 हमारे सैनिकों को गैलेंट्री अवार्ड से डेकोरेट किया गया था। इतना ही नहीं, 11 ऐसे पराक्रमी लोग थे जिनको सर्वश्रेष्ठ सम्मान विक्टोरिया क्रॉस मिला था। खास करके फ्रांस में इस युद्ध के दरमियान मार्च 1915 में करीब 4,700 हमारे हिंदुस्तानियों ने बलिदान दिया था। उनके सम्मान में फ्रांस ने वहां एक स्मारक बनाया है। मैं वहां नमन करने गया था, हमारे पूर्वजों के पराक्रम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने गया था। ये सारी घटनाएं हम देखें तो हम दुनिया को कह सकते हैं कि यह देश ऐसा है जो दुनिया की शांति के लिए, दुनिया के सुख के लिए, विश्व के कल्याण के लिए सोचता है, कुछ न कुछ करता है, और जरूरत पड़े तो जान की बाजी भी लगा देता है। यूनाइटेड नेशन में भी पीस कीपिंग फोर्स में सर्वाधिक योगदान देने वालों में भारत का भी नाम प्रथम पंक्ति में है। यही तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है। पिछले दिनों 2 महत्वपूर्ण काम करने का मुझे अवसर मिला। हम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती का वर्ष मना रहे हैं। कई वर्षों से मुंबई में उनके स्मारक बनाने का जमीन का विवाद चल रहा था। मुझे आज इस बात का संतोष है कि भारत सरकार ने वो जमीन बाबा साहब आम्बेडकर के स्मारक बनाने के लिए देने का निर्णय कर लिया। उसी प्रकार से दिल्ली में बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से एक इंटरनेशनल सेंटर बने। पूरा विश्व इस मनीषी को जाने, उनके विचारों को जाने, उनको काम को जाने। ये भी वर्षों से लटका पड़ा विषय था। इसको भी पूरा किया, शिलान्यास किया, और 20 साल से जो काम नहीं हुआ था वो 20 महीने में पूरा करने का संकल्प किया। साथ साथ मेरे मन में एक विचार भी आया है और हम लगे हैं। आज भी हमारे देश में कुछ परिवार हैं जिनको सर पे मैला ढोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्या हमें शोभा देता है कि आज भी हमारे देश में कुछ परिवारों को सर पर मैला ढोना पड़े? मैंने सरकार में बड़े आग्रह से कहा है
कि बाबा साहब आम्बेडकर जी के पुण्य स्मरण करते हुए 125वीं जयंती के वर्ष में हम इस कलंक से मुक्ति पाए। अब हमारे देश में किसी गरीब को सर पर मैला ढोना पड़े, ये परिस्थिति हम सहन नहीं करेंगे। समाज का भी साथ चाहिए, सरकार ने भी अपना दायित्व निभाना चाहिए, मुझे जनता का भी सहयोग चाहिए। इस काम को हमें करना है। बाबा साहब आम्बेडकर जीवन भर शिक्षित बनो ये कहते रहते थे। आज भी हमारे कई दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज में, खास करके बेटियों में शिक्षा अभी पहुंची नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर के 125वीं जयंती के पर्व पर हम भी संकल्प करें, हमारे गांव में, नगर में, मोहल्ले में गरीब से गरीब भी बेटी या बेटा अनपढ़ न रहे। सरकार अपना कर्तव्य करे, समाज का उसमें साथ मिले तो हम जरूर संतोष की अनुभूति करते हैं। मुझे एक आनंद की बात शेयर करने का मन करता है और एक पीड़ा भी बताने का मन करता है। मुझे इस बात का गर्व होता है कि भारत की 2 बेटियों ने देश के नाम को रोशन किया। एक बेटी साइना नेहवाल बैडमिंटन में दुनिया में नंबर 1 बनी और दूसरी बेटी सानिया मिर्जा टेनिस डबल्स में दुनिया में नंबर 1 बनी। दोनों को बधाई और देश की सारी बेटियों को भी बधाई। गर्व होता है अपनों के पुरुषार्थ और पराक्रम को लेकर के। लेकिन कभी कभी हम भी आपा खो बैठते हैं। जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था और सेमीफाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, कुछ लोगों ने हमारे खिलाड़ियों के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, जो व्यवहार किया, मेरे देशवासियों, ये अच्छा नहीं है। ऐसा कैसा खेल हो जिसमें कभी पराजय ही न हो। अरे जय और पराजय तो जिंदगी के हिस्से होते हैं। अगर हमारे देश के खिलाड़ी कभी हार गए हैं तो संकट की घड़ी में तो उनका हौसला बुलंद करना चाहिए, उनका नया विश्वास पैदा करने का माहौल बनाना चाहिए। मुझे विश्वास है आगे से हम पराजय से भी सीखेंगे और देश के सम्मान के साथ जो बातें जुड़ी हुई हैं उसमें पल भर में ही संतुलन खो करके क्रिया प्रतिक्रिया में नहीं उलझ जाएंगे। और मुझे कभी कभी चिंता हो रही है, मैं जब कभी देखता हूं कि कहीं अकस्मात हो गया तो भीड़ इकट्ठी होती है और गाड़ी को जला देती है और हम टीवी पर इन चीजों को देखते भी हैं। एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, सरकार ने भी हर प्रकार की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मेरे देशवासियों बताइए कि इस प्रकार से गुस्सा प्रकट करके हम ट्रक को जला दे, गाड़ी को जला दे, मरा हुआ तो वापस आता नहीं है। क्या हम अपने मन के भावों को संतुलित रख के कानून को कानून का काम नहीं करने दे सकते हैं? सोचना चाहिए। खैर, आज मेरा मन इन घटनाओं के कारण बड़ा व्यथित है, खास करके प्राकृतिक आपदाओं के कारण। लेकिन इसके बीच भी धैर्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ देश को भी आगे ले जाएंगे। इस देश का कोई भी व्यक्ति दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव का हो, गरीब हो, किसान हो, छोटा व्यापारी हो, कोई भी हो, हर एक के कल्याण के मार्ग पर हम संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। विद्यार्थियों की परीक्षाएं पूर्ण हुई हैं। खास करके 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने छुट्टी बनाने के कार्यक्रम बनाए होंगे। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं कि आपका वैकेशन बहुत ही अच्छा रहे, जीवन में कुछ नया सीखने का, नया जानने का अवसर मिले और साल भर आपने मेहनत की है तो कुछ पल परिवार के साथ उमंग और उत्साह के साथ बीते, यही मेरी शुभकामना है। आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। मन की बात। तो मोदी ने, प्रिय प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की और उसका जो केंद्र बिंदु रहा वो नेपाल में आया भूकंप रहा और उन्होंने कहा कि नेपाल हमारे पड़ोसी देश है, हमारा अपना भारत का ही एक तरह से हिस्सा है और जो भी कोशिश करेंगे, जो भी मदद हो सके वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध का जिक्र किया और कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसके लिए सेवा परम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है और इसके लिए हमेशा से कोशिश करता रहा है।
साथ ही यमन में जो उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया इंडियन आर्मी ने, उसका भी जिक्र किया और कहा कि इसके लिए पूरी दुनिया में उन्हें तारीफ मिली है और भारत के इस नेक कोशिश के लिए हर तरफ से वाहवाही मिली है कि वहां से हमने 48 देशों के लोगों को सुरक्षित निकाला। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों के लिए भी संदेश दिया और कहा कि उनकी छुट्टियां अच्छी रहें। साथ ही मोदी ने यह भी कहा कि भारत के लिए काफी शर्मनाक है कि अब भी यहां पर सिर पर लोगों को मैला ढोना पड़ता है। उन्होंने भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का जिक्र किया और कहा कि उनकी जो सोच थी, उनकी जो एक नजर थी कि इस देश में कोई अशिक्षित न रहे, उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत है और हम ये कोशिश करेंगे। अंबेडकर की 125वीं जयंती पर हम ये संकल्प करते हैं कि इस देश में कोई भी अशिक्षित न रहे आने वाले दिनों में। साथ ही उन्होंने साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा की कामयाबी का भी जिक्र किया और कहा कि इस पर देशवासियों को गर्व होना चाहिए कि हमारी बेटियां इतना अच्छा कर रही हैं। इसके अलावा एक और चीज का प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया, वो था क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार। मोदी ने कहा कि ये ठीक नहीं है, खिलाड़ी जब हारते हैं तो हमें इस तरह से अपशब्द नहीं कहने चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब वो जीतते हैं तो बाकी हमारा गौरव बढ़ता है, इसलिए हार के पलों में उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। लेकिन मोदी के इस मन की बात में पूरी तरह से जो फोकस था, नेपाल में आया भूकंप और उस भूकंप के बाद नेपाल समेत भारत की तटवर्ती जो राज्य हैं नेपाल के साथ जो जिनकी सीमा सटती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में जो असर हुआ है, कहा कि वहां पर जो भी आपदा के कारण जो भी संकट आया है, जो भी नुकसान हुआ है, उनमें पूरी सहायता पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और भारतीय आर्मी इसमें पूरी जी जान से जुटी है और नेपाल के साथ हमारा काफी घनिष्ठ संबंध है और इस संबंध को बनाए रखने के लिए पूरा देश दृढ़ प्रतिज्ञ है और जो भी कोशिश होगी वो की जाएगी, नेपाल को पूरी मदद पहुंचाई जाएगी। मोदी ने साथ में ये भी कहा कि दलित, आदिवासी, किसान, कारोबारी, उनके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है सरकार और जो भी उनके भलाई के लिए जो भी कुछ किया जाना चाहिए उसके लिए सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि उनकी हितों की बात की जाए। चलिए, मोदी के इस मन की बात जो थी उसमें आज कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। क्या इसका लब्बो-लुबाब निकाला जाए, क्या निष्कर्ष निकाला जाए, क्या सेंस निकलता है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं CNBC आवाज के प्रधान संपादक संजय पोगलिया। संजय जी, नेपाल तो केंद्र में था, भूकंप केंद्र में था, इसके अलावा भी कई सारी बातें मोदी ने की है, आपको क्या सेंस निकलता है? देखिए, जब मन की बात अनाउंस हुआ था तो लोगों को अनुमान ये था कि चूंकि अभी लैंड बिल का मुद्दा बहुत गर्म है तो फिर से उस पर ये पूरे देश के लोगों से बात करेंगे, लेकिन चूंकि नेपाल की इतनी बड़ी आपदा आ गई तो जाहिर था कि मोदी जी उस पर फोकस करते। कल जिस प्रकार से बहुत ही तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के लिए, मदद देने के लिए भारत के जो अलग अलग हिस्से हैं और नेपाल, उसमें मोदी जी ने बहुत प्रोएक्टिवली अपनी तेजी दिखाई और NDRF की टीम भेजी ताकि राहत और रेस्क्यू का काम शुरू हो सके। भारतीय नागरिकों को वहां से जो टूरिज्म के लिए गए हुए थे उनको लेकर के आने के काम को तेजी दी जा सके। तो आज के दिन ये जो आया है ये बड़ा नेचुरल है कि वो सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं की एक कहानी को जोड़ते हुए अपनी बात कहते और ये चिंता जाहिर करते कि जिस तरीके से पिछले दिनों बेमौसम बारिश हुई, ओले गिरे, बिहार में तूफान का भी जिक्र उन्होंने किया और फाइनली ये जो बड़ी हिमालयन ट्रेजेडी हुई है उसका जिक्र करते हुए बताया कि किस तरीके से पूरे जोर शोर से भारत वहां के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। फिर उन्होंने यमन का जिक्र किया। तो दरअसल इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि मोदी जी मन की बात को पॉलिटिकल बातों से ज्यादा एक प्रकार से जो पर्सनल चिट्ठी लिखी जाती है या पर्सनल कम्युनिकेशन होता है हिंदुस्तान के एक एक नागरिक के साथ, एक एक परिवार के साथ, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स के साथ, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी बहुत सारे मुद्दों की चर्चा हुई है, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे साथ दो मेहमान भी हैं अभिषेक, तो उनकी ये राय ले ली जाए कि प्राकृतिक आपदा को लेकर के भारत की जो तैयारी है, भारत जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है और उसी बीच में जिस प्रकार से अभी एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस सामने आ गया है उसको एड्रेस करने के लिए, हालांकि मोदी जी ने इसमें बात को डायरेक्टली टच नहीं किया, लेकिन जब वो प्राकृतिक आपदाओं की बात करते हैं तो सरकार की चिंता जग जाहिर है। अरविंद मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। अरविंद जी, आप क्या समझते हैं कि मोदी जी के भाषण में प्राकृतिक आपदाओं को जो हाईलाइट करने की कोशिश है, इसमें इनहेरेंट मैसेज ये भी है कि अगर हम अपनी जमीन का मसला हो, जंगल का मसला हो और पानी का मसला हो और खास करके बिजली का मसला हो, उस पर एक बड़ा प्लान बना करके जिसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ रही है, लैंड बिल सामने है, तो एक प्रकार से इनडायरेक्टली वो यही समझाने की कोशिश कर रहे थे आज। निश्चित तौर पर उनका इंडिकेशन इसी तरफ था क्योंकि सडनली कल का ये डेवलपमेंट हो गया
कि भूकंप इस तरीके का आया जो हमारी इमीडिएट सारी दुनिया का और हिंदुस्तान का चैलेंज बन गया। अन्यथा मुझे लगता है कि जो प्राकृतिक आपदा की आपने बात की वो एक ब्रॉडर मैसेज है, और हम हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो हमारी कृषि क्षेत्र की समस्या लगातार बनी हुई है, किसान सुसाइड्स हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारा चैलेंज अगर आप 2001 से 2010 के बीच का जिसका फर्म डेटा जो उपलब्ध है अगर आप देखिए तो हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट लगभग 7.2% है, और कृषि क्षेत्र की जो ग्रोथ है इस दौरान वो मात्र 2.8% आ रही है, और अगर आप पिछले 2 वर्षों में देखें तो ये लगभग 1.8% की ग्रोथ रेट है। परिणाम ये है कि जब देश में ग्रोथ आती है, जैसा कि 2003 से 2010 में हमारा जीडीपी दुगना हो गया, दूसरे शब्दों में जब हमारी आय बढ़ गई तो आम आदमी की डिमांड तमाम चीजों की उसकी जो मांग है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। हिंदुस्तान में भी यही दिखाई पड़ रहा है कि हमारी डिमांड तमाम चीजों के लिए बढ़ी, और साथ में खाद्य पदार्थों के लिए भी बढ़ी। खाद्य पदार्थों में हमारे लिए गेहूं चावल की डिमांड नहीं बढ़ी, बल्कि तिलहन की, दलहन की, सब्जियों की, फलों की, इनकी डिमांड बढ़ी, और हिंदुस्तान में यही चीजें हैं जिनका अभाव है। आज जो हमारा जो चैलेंज दिखाई पड़ रहा है, हमारा चैलेंज मोटे तौर पर पहला चैलेंज है कि हिंदुस्तान में लगभग 1 ट्रिलियन रुपीस के बराबर का अनाज, फल, सब्जियां ये सड़ जाता है। दूसरा चैलेंज हमारे साथ लगातार बना हुआ है कि हिंदुस्तान में जो महंगाई आई 2008 के बाद से, उसका सबसे ज्यादा जो केंद्र रहा वो कृषि पदार्थों की महंगाई थी। इन सारी चीजों के लिए ना तो आपके पास भंडारण है, ना ही आपके पास जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें 16 कमोडिटीज आप रखते हैं, कृषि पदार्थ, ऑयल सीड, पल्सेस, वेजिटेबल्स, इन चीजों के भंडारण की व्यवस्था नहीं है। दूसरे शब्दों में सरकार अगर आज चाहे भी तो हम ना तो कीमतों का नियंत्रण कर सकते हैं, न हिंदुस्तान में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हो सकता है ग्रोथ में उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी संदर्भ इसके लिए स्ट्रक्चरल चैलेंज है। बिल्कुल, इसी संदर्भ में इसी स्ट्रक्चरल चैलेंज को दरअसल पॉलिटिकल रिटोरिक में न फंसाया जाए, ये वक्त की बड़ी जरूरत है। आइए, हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता सांसद मीनाक्षी लेखी भी जुड़ी हैं। मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। आज जो मोदी जी का स्पीच था, पहले से ये प्लान रहता है तो जाहिर है कि वो ताजा मुद्दे चुनते हैं, और आज बहुत ही गंभीर और गरिमापूर्ण ढंग से उन्होंने अपनी जो मदद करने की शैली है भारत की, उसके बारे में प्रकाश डाला। लेकिन कहीं न कहीं जो प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला है उसके जरिए मुझे लगता है कि डायरेक्टली उस पर उन्होंने इलेबोरेट नहीं किया, लेकिन क्लाइमेट चेंज का जो बड़ा चैलेंज है जिसमें हमको दुनिया के बड़े देशों से एक तरफ लड़ाई करनी है और अपनी बात समझानी है, उसके अलावा घर के भीतर भी बहुत काम करना है। उन्होंने बेमौसम बारिश का, ओले का, तूफान का, किसानों की फसलें खराब होने का, और अब नेपाल की भयंकर भूकंप की जो तबाही हुई है उसका जिक्र करते हुए उन्होंने इसको बात को सामने रखा है। आपको लगता है कि ये मैसेज जो है क्लाइमेट चेंज का, उसको ये काफी हद तक आज एम्पलीफाई कर पाए? देखिए, ये मैसेज को और अधिक एम्पलीफाई करने की आवश्यकता है, और जो मेरे से पूर्व वक्ता ने आपके सामने जो भी पॉइंट्स रखे मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ। आपको कहीं ना कहीं उसमें सिर्फ एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ कि जब आप किसान के अधिकारों की बात करते हैं तो आप देखिए कि किसान के अधिकार अभी तक झुलसे क्यों, और जब 1.8% जीडीपी या 2%, 3% की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा उसमें जो सहयोग है वो मध्य प्रदेश और गुजरात का है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात का जो सहयोग है उसका कारण समझने की कोशिश करें। आज किसान की सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की समस्या है। इस देश में ना तो पानी के सिंचाई के लिए, ना उसकी प्लानिंग के तरीके से, और जितना हमारा जो पानी है वो सब बह के समुद्र में चला जाता है और खारी पानी बन जाता है, लेकिन उस पानी को रोकने की, नदियों को जोड़ने की, इन सब व्यवस्थाओं का आपने कोई जिक्र अभी तक पिछले 10 साल में नहीं हुआ। और जब तक आप ये सब चीजों पे काम नहीं करेंगे, और इससे कहीं ना कहीं जो लैंड बिल है वो जुड़ा हुआ है, लगातार झूठ मूठ की राजनीति, केवल राजनीति इसलिए हो कि देश आगे ना बढ़े, या राजनीति का मकसद राष्ट्रनीति हो, और राष्ट्रनीति में अगर कोई भी आपको लगता है कि अवरोध है किसान के लिए या देश की जागृति के लिए, तो आप वो पॉइंट आउट कीजिए। 2012 तक इस देश का भयंकर कानून था जिसमें हजारों लाखों एकड़ जमीन लोगों से छीन ली गई, 10 रुपए एकड़, मात्र 2 रुपए एकड़, इस तरीके के हिसाब से। और उस डर को, उस भय को लोगों के मन में बिठाकर सेक्शन 4 और 6 की प्रोसीडिंग की जाती थी। खासतौर पर हरियाणा उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, राजस्थान भी उसका उदाहरण है, जहां पर लोग डर के मारे
मारे कि 10-20 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया के हिसाब से जमीन का दाम लगेगा, वो उसको डर के मारे किसी भी मिडिल मैन को बेच देते थे और उसके बिकते ही जो है 4 और 6 की जो सेक्शन की नोटिसेज है वो निकल जाती थी। जहां तक आपने क्लाइमेट चेंज का विषय उठाया, क्लाइमेट चेंज बहुत सीरियस, बहुत गंभीर मसला है। जिस तरीके से जितने आज डेवलप नेशंस हैं उन्होंने दूसरे देशों को भी नुकसान पहुंचाया और अपनी आबो हवा को भी नुकसान पहुंचाया है, पर उनके ऊपर कोई कानून जो है वो लागू नहीं होता। जब कानून लागू होता है तो वही लोग। जी मीनाक्षी जी, अभी इस पर आपसे बिल्कुल आप जिसको एलाबरेट कर रही हैं हम आपसे पूछेंगे, लेकिन चूंकि आपने जो पहले किसानों का मुद्दा उठाया उस पर चिंगल रेड्डी हमारे साथ हैं, उनकी भी एक छोटी सी राय ले लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, फिलहाल उनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब तक हमारे साथ सिंह साहब जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, पिछले दिनों जो किसान के मुद्दे पर जिस प्रकार का पॉलिटिकल रेटोरिक और नारेबाजी करने की कोशिश की गई है, थोड़ा सा ठंडे मन से सोचें तो मुझे लगता है कि ये बात करना बहुत जरूरी है कि किसानों का भला, किसानों के और खेतीहर मजदूरों को फार्म इनकम के बजाय नॉन फार्म इनकम पे शिफ्ट करना उतना ही बड़ा मुद्दा है। प्राकृतिक आपदा का मुद्दा इस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं जोड़ना चाहता हूं कि किसान पर इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ती है। इसीलिए उसके बेहतर भविष्य के लिए बहुत जरूरी है कि जो हम लोग खाका बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस देश में कि जमीनों का मैनेजमेंट कैसे हो, हम किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, सिंचाई की व्यवस्थाएं किस तरीके से करें। मुझे लगता है कि ये विरोध बहुत ज्यादा राजनीतिक है और हम लोगों को यहां पर थोड़ा सा शांत भाव से सोचने की जरूरत है। आप मानेंगे कि इस प्रकार के भूकंप जैसे जो चेतावनियां हैं ये हमको और ज्यादा कह रही हैं कि तेजी से आप अपना सारा सिलसिला ठीक कीजिए जहां तक लोगों के विकास का सवाल है। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से मन की बात में नेपाल की जो ये भूकंप जो नेपाल में कल आया, जो दुर्घटना घटित हुई, उस पे अपना ज्यादा फोकस उनका था, होना भी चाहिए था। एक बड़ी आपदा है और एक हमारा पड़ोसी मुल्क है और संवेदना उसके प्रति हम रखते हैं, दुख भी गहरा है हमारा। लेकिन आज परिस्थिति जो हमारी है, जो जिस तरह से किसान आज हमारे देश का जूझ रहा है प्राकृतिक आपदा से, और जो स्थिति आज कृषि और किसान की है देश में, आज आवश्यकता है उसके ऊपर हम पूरा ध्यान केंद्रित करें। केवल मात्र कह देने से होने वाला नहीं है। आज एक देश में चर्चा चली हुई है, इस तरह का फोकस दिया जा रहा है कि केवल मात्र कुछ उद्योग लगाने से ही इस देश की तमाम समस्याएं निमट जाएंगी। उद्योग लगने से ये हो सकता है कि आंशिक तौर पे कुछ थोड़े बहुत नवयुवकों को जो गांव से पलायन करके शहर आएंगे उनको रोजगार मिल सकता, लेकिन 65% आदमी जो खेती में लगा है, जिसका जीवन व्यापन खेती के माध्यम से होता है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो आज इस रोजगार सर्जन में सबसे बड़ा स्रोत है इस देश में। उसको अगर वो डगमगाता है, वो चरमराता है, तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी, देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमारा आज सरकार का पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि किसान और कृषि को इतनी मजबूती दी जाए कि गांव से पलायन को रोका जाए। जी युद्धवीर सिंह, अगर गांव का पलायन जी यहां पर एक मुद्दा ये भी उठता है कि आप जो कह रहे हैं पलायन को रोकने के लिए ये ऐसा कुछ करना चाहिए, लेकिन जो भी इकोनॉमिस्ट जुड़े हैं, जो भी राजनीति से जुड़े लोग या फिर अर्थव्यवस्था जुड़े लोग, तमाम एक्सपर्ट्स ऐसे भी जो कहते हैं कि अगर जो कुछ मुआवजा मिलता है उससे जो किसान अगर खेती ही करना चाहता है तो अंदरूनी इलाकों में जाके ज्यादा जमीन खरीद के लार्ज स्केल पे खेती कर सकता है। तो क्या आपको इस तर्क में दम नजर नहीं आता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं मुआवजे की जो प्रक्रिया आज है, जिसके बारे में पूर्ववर्ती सरकार और आज की सरकार जिसके बारे में एक बात कर रही है, वो बात वो बिल्कुल ही तथ्यों पे आधारित नहीं है। मुआवजे की जो प्रावधान किया था पूरा 2013 के एक्ट में, उसमें मुआवजा देने का जो प्रावधान है उसको सर्कल रेट को बेस माना गया। सर्कल रेट और मार्केट रेट में 30 और 70 का फर्क होता है। सर्कल रेट 30 रुपए है तो मार्केट रेट 70 रुपए होता है। जी, ये जो मुद्दा आपने उठाया, बिल्कुल सिंह साहब
सिंह साहब बिल्कुल ठीक है। आई एम श्योर कि इसका जवाब मीनाक्षी लेखी जी हमारे साथ हैं, वो देंगी, लेकिन उसके पहले एक और ब्रीफ राय हम लोग शामिल कर लेते हैं चिंगल रेड्डी साहब की। चिंगल रेड्डी साहब, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि लैंड बिल अब एक बहाना बन गया है विरोध और समर्थन करने का। इशू ये है कि किसान को सिंचाई चाहिए कि नहीं चाहिए, इशू ये है कि उसको रोड की कनेक्टिविटी चाहिए कि नहीं चाहिए ताकि वो शहरों में आकर के अपनी उपज बेच सके। इशू ये है कि एपीएमसी एक्ट को बदल करके पूरे देश को एक कॉमन एग्रीकल्चरल मार्केट बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। उसकी तरफ सरकार जो कदम उठा रही है, मुझे नहीं लगता कि उसका विरोध सिर्फ इसलिए होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का सारा किसान वोट छिन गया है, उसको वापस लेने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि प्राकृतिक आपदाओं का जो मैसेज है उसका मतलब यही है कि अगर हम अपनी जमीन, किसान, जंगल, खेती, पानी इसको ठीक नहीं करेंगे तो हमारी समस्याएं बढ़ेंगी। और जमीन का एक्विजिशन उसकी एक शुरुआत भर है, ये जमीन कॉर्पोरेट के लेने के लिए नहीं है। रेड्डी साहब देखिए, ये जो लैंड बिल का जो पार्लियामेंट में चर्चा हो रहा, टीवी में चर्चा हो रहा और पेपर में जो है, मेरे ख्याल से ये ओवर एम्फसाइज हो गई, इसको तो ज्यादा ध्यान दे देगा। इट्स नॉट नेसेसरी, ये तो इतनी बड़ी चीज नहीं है कि ये इसके वजह से पूरा किसान की समस्या जो परमानेंट सोल्यूशन होता नहीं है। ठीक है, किसान ये लैंड बिल एक छोटा, मेरे अंदाजा में एक इंपॉर्टेंट इश्यू है, मगर ये दिस इज नॉट ये मेन इश्यू नहीं है। सबसे बढ़िया मुद्दा किसान को 2-3 है। पहला जो है ये दाम के बारे में, दूसरा जो है वो रिस्क मिटिगेशन क्या करना, तीसरा जो है हमारी जो रेनफेड इलाका में क्या होता। ये 3-4 चीजें जो है सबसे बढ़िया समस्या है। इसमें देखिए, अगर गवर्नमेंट जो इमीडिएटली जो एक 2 महीने में, 1 महीने में जो परिष्कार करने का जो हो सकता किसान, ये गवर्नमेंट के पास ताकत है, मगर ये हमको दिख रहा कि इसके ऊपर मोदी साहब और उसके कैबिनेट जो है ध्यान नहीं दे रहा है। ये एक जो हमने देखिए पिछले 11 महीने में जो भी हुआ, अब देखिए बीजेपी के मैनिफेस्टो में सबसे पहला चीज इन्होंने बोला कि हमने दाम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% देते बोल के वादा किया था। 11 महीने में इसके ऊपर उन्होंने कुछ निर्णय नहीं ले सका बोले तो इसका वजह यही है कि उनको तो ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं, दे आर नॉट शोइंग सफिशिएंट इंटरेस्ट। अच्छा, दूसरा मोदी ये बीजेपी का मैनिफेस्टो में ये भी है कि मनरेगा को खेती से जोड़ेंगे बोल के, उसके बारे में भी नहीं बोला। बिल्कुल ठीक है। और इरिगेशन के बारे में भी बोला जी। ये देखिए एक चीज है, और नहीं, और आप इस पर इलेबरेट कीजिएगा रेड्डी साहब, आप और इलेबरेट करिएगा, लेकिन अभी 2-3 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे आपने रखे हैं और जाहिर है कि मीनाक्षी जी उसका जवाब देना चाहेंगी। मीनाक्षी जी, दरअसल हो ये गया कि लैंड एक्विजिशन इतना डोमिनेट कर गया कि दूसरे मुद्दे छूट गए जिसका जिक्र ये लोग कर रहे हैं। किसानों के लिए दाम का, सिंचाई का, नरेगा को खेती से जोड़ने का जो मसला था उसके बारे में कुछ सुनाई नहीं पड़ा है। इसलिए किसानों को थोड़ा इस प्रकार मार्केट रिफॉर्म और मैडम से पूछ लीजिए, मार्केट रिफॉर्म्स का, इसीलिए किसान थोड़े से स्केप्टिकल हैं। मीनाक्षी जी नहीं, देखिए, किसान की जिंदगी और मजबूरी मुझे पूरी तरीके से समझ आ रही है और इसीलिए जो सिंह साहब ने कहा, जो रेड्डी साहब ने कहा, इन दोनों की बातों में उसका जवाब है। पहला तो सिंह साहब ने कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश की इंडस्ट्री जो है वो काफी नहीं है लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। तो मैं इनको बता दूं कि इंडस्ट्री के लिए एक्विजिशन भी नहीं है। इंडस्ट्री के लिए एक्विजिशन मात्र 1 किलोमीटर की लंबाई और चौड़ाई है एक किसी हाईवे पे। ये नहीं कि 1 किलोमीटर चारों तरफ, पर 1 किलोमीटर का कॉरिडोर एक बनाया, फिर आप थोड़ी दूर मूव कर गए, फिर आपने 1 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया। और दूसरी बात जो रेड्डी साहब ने कहा, अब मुझे आप बता दीजिए कि अगर आप सिंचाई की परियोजना बनाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, क्या आप बिना लैंड एक्विजिशन के लगा सकते हैं? क्या आप चेक डैम, चक बंदी, ये सब चीजें आप कर सकते हैं बिना एक्विजिशन के? इन सब की जो जड़ है वो जड़ को समझने की जरूरत है। प्रेसिपिटेशन और जो फीडिंग द अर्थ वाली बात है वो तब तक संपूर्ण नहीं होगी जब तक आप या तो नदियों को जोड़ने की परियोजना नहीं लगाएंगे या जो बारिश बरस रही है उसके पानी को रोकने की व्यवस्था नहीं करेंगे। और यहां पर ही आपके लिए महत्वपूर्ण है कि अगर 1.8, 2.8 इस तरीके का एग्रीकल्चरल ग्रोथ है तो उसका कारण समझ लीजिए कि 44 से 46% तक जो इरिगेशन है वो गुजरात में है और उसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया आपका 1.8 ग्रोथ रखने के लिए। दूसरा मध्य प्रदेश, वहां पर 32-34% उन्होंने इरिगेशन बढ़ाया है जिसकी वजह से वो जमीनें जो कि बहुत
उपजाऊ जमीनें नहीं है, लेकिन सबसे बेहतर खेती के जो नमूने हैं वो वहां से पेश हो रहे हैं। पूरा देश जो कि उपजाऊ जमीन था, वहां पर आपने लीचिंग कर करके फर्टिलाइजर डाल डाल के जमीन को जरूरत है नहीं है उसको बर्बाद कर दिया है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड है, इंश्योरेंस स्कीम्स है, डेथ और एक्सीडेंटल इंश्योरेंसेज है, मात्र 12 रुपए साल का देने से आपका इंश्योरेंस हो रहा है। मुद्रा बैंक है। जब तक आप इन सब चीजों को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक आपकी समस्या नहीं सुधरने वाली। सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है नहीं, और भ्रमित राजनीति नहीं होनी चाहिए जी बिल्कुल, बल्कि उन स्कीम्स को लोगों तक लेके जाना चाहिए। युद्धवीर सिंह जी और चिंगल रेड्डी जैसे जो किसान नेता है आपकी बात को पूरी तरह खारिज नहीं कर रहे, लेकिन उनके कुछ मसले हैं, उनको चिंताएं हैं। जैसे युद्धवीर सिंह जी ने मुआवजे की बात की कि सरकार ने मुआवजे का प्रावधान जो किया वो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं शंकाएं, कोई समाधान है, और जो मार्केट प्राइस और जो सर्कल रेट की जो बात की जाती है और 4 गुना है, 4 गुना है। क्या कर रही है, कैसे मैं युद्धवीर सिंह जी मैं देखिए मैं आपसे एंकर साहब एक छोटी सी बात कह रही हूँ, भ्रमित राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर इन्होंने कहा तो उसमें मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, मार्केट प्राइस का 4 गुना है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप सर्कल रेट लेते हैं तो और सर्कल रेट को भी 4 गुना कर दो तो आपको मार्केट प्राइस से ऊपर तो फिर भी मिल जाता है, क्योंकि 70-30 तो ये खुद भी मान रहे हैं। जी एक मैं आपकी बात का, एक आपकी मैं लेखी जी की बात का जवाब दूंगा। जी 2013 के एक्ट में भाई साहब जवाब देने की बजाय आप समाधान बताइए। नहीं आज समाधान बताऊंगा ना, समाधान सुने आप यही तो देश के किसान को भ्रमित किया जा रहा है, वो है अप टू 4 टाइम, 4 गुना नहीं है। ये गलत, ये जो दुष्प्रचार किया जा रहा है कि किसान को 4 गुना मिलेगा, ये दुष्प्रचार नहीं है साहब। एक्ट में आप एक्ट को पढ़ें, आप एक्ट को पढ़े। एक्ट में मैंने एक्ट को पढ़ा, इसीलिए मैं आपको पढ़वा रही हूँ। मैं आपको पढ़वा रही हूँ कि मैंने आप सुन लीजिए, अब मेरी भी बात सुन लीजिए। जो शहरीकृत इलाके हैं वहां पर डबल है। और भाई साहब मेरी बात तो सुन लीजिए सिंह साहब, जहां पर शहरीकृत इलाके हैं या शहर के आसपास के हैं वहां पर डबल है, और जहां पर ग्रामीण इलाके हैं फुली रूरल है वहां पर 4 गुना है। और इसके भीतर जो असली राजनीति हो रही है वो ये हो रही है कि 28 मुख्यमंत्री, जिसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, उन्होंने ये मांग की थी कि इस एक्ट के तहत हम काम नहीं कर सकते, हमें 2013 के एक्ट को बदलने की आवश्यकता है। अब उसको बदला गया तो अब वो लोग ये नहीं चाहते 4 गुना मुआवजा देना, क्योंकि ये इसीलिए आइए एक राय और लेते हैं। राज्य को देना होगा। मैं चैलेंज करता हूं आपको, 10 गुना करवा लीजिए। आप वकील हैं सिंह साहब, आप वकील हैं, आप सुन लें मेरी बात को, पहले सुनने का धैर्य रखें आप। सिंह साहब 1 मिनट में संजय जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, आपके सवाल पर मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। एक राय लेना चाहता हूं, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि जमीन का मुद्दा चूंकि इस वक्त एक जिसको कहते हैं ओवर आर्चिंग डिस्कशन जो है, संवाद जो है, बल्कि वो एक सुपर ब्रांड की प्रॉब्लम होती कि हर चीज मोदी जी के नाम पर। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, जो अरविंद मोहन जी मैं आपसे समझना चाहूंगा वो ये है कि जमीन का जो मसला है और खेती का जो मसला है, ये दोनों राज्य के विषय हैं। सारी जो चीजें होनी है, जो समाधान होने हैं, वो राज्यों को करने हैं। राज्यों का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में कैसा रहा है, क्योंकि अधिग्रहण को लेकर के सभी जगह हम लोगों को पिछला रिकॉर्ड जो दिखता है वो मिक्स दिखता है। जहां जरूरी प्रोजेक्ट है उसके लिए जमीन ली नहीं जा रही है, और बड़े बड़े SEZ के लिए जमीन ले ली गई थी। इस सरकार को पता है कि अगर 1 एकड़ भी जमीन इसने किसी बिजनेसमैन के लिए, बिल्कुल, अगर बिजनेसमैन के लिए 1 एकड़ जमीन भी लेना परसेप्शन की वजह से मोदी जी की सरकार अफोर्ड नहीं कर पाएगी, जब ये हमको मालूम है। तो अरविंद मोहन जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या ये डिबेट दरअसल बहुत कंफ्यूज्ड और कॉन्फ्लिक्टेड और विशिएटेड नहीं हो गई है? ये बिल्कुल ही बहुत विशिएटेड है और बहुत इसको पॉलिटिसाइज किया गया। हर एक ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पॉलिटिसाइज किया है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का एक सच समझें, लास्ट 1 डिकेड में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में, 10 में से 6 एम्प्लॉयमेंट नॉन फार्म सेक्टर में हुआ, और उसके बावजूद भी हम रूरल क्षेत्र में एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए। और यही हिंदुस्तान का भविष्य है। हमें कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि आज कृषि क्षेत्र 16% से कम जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और 55-60% जनसंख्या उसमें लगी हुई है। इसके लिए अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ढूंढना है, यही इंपॉर्टेंट बात है। अरविंद मोहन जी करना होगा, बिल्कुल। एक जी देखिए युद्धवीर जी आप अपनी बात, दूसरा है जी युद्धवीर जी आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन एक बात मुद्दा और उठाना चाहिए। जी अरविंद जी 1 मिनट। युद्धवीर जी आप अपनी बात जरूर रखिएगा, बहुत संजीदा बहस हो रही है और सारे गहरे विशेषज्ञ लोग आप लोग मेरे साथ इस वक्त बात कर रहे हैं। वो ये है, आपने कहा कि
पलायन को रोका जाए, पलायन को रोका जाए, इसके बारे में कैसे रुकेगा? एक मिनट जी मीनाक्षी जी, मेरा कहना है कि नहीं, सच्चाई यह है कि पलायन नहीं रुकेगा। गांवों का अर्बनाइजेशन जरूरी है, रोजगार क्रिएट करने जरूरी है। नॉन फार्म इनकम से लोगों को फार्म इनकम से नॉन फार्म इनकम में शिफ्ट करना जरूरी है। इसलिए जो पुराना मसला हम कह रहे हैं पलायन रोक लीजिए, या जो अभी ये इशारा कर रहे हैं कि जीडीपी में आपका हिस्सा कितना रह गया और एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हो रही है, इसका समाधान सिर्फ एक जमीन बिल में नहीं, हम ये नहीं कहते, लेकिन ये जमीन बिल उसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? फिर आप अपनी बात कहिए जो आप मीनाक्षी जी से कहना चाहते थे। देखिए दूसरी बात मैं कह रहा हूं, हमारा सिंह साहब, हमारा जो है शुरू से हमने ये कहा, हमारे संगठन ने जाके सरकार के समक्ष रखा, अगर सरकार को आवश्यकता है सड़क बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, कोई डिफेंस के लिए कोई भी काम करना है, हमारा कोई ऐतराज नहीं है, सरकार जमीन का अधिग्रहण करके उसको विकसित करे। हमारा ऐतराज इस बात पे है कि इंडस्ट्री को जमीन, सरकार किसान से सस्ती जमीन खरीदकर इंडस्ट्री को बेचे, ये इस पे हम सहमत नहीं है। अगर इंडस्ट्री को जमीन चाहिए तो किसान से जाके बात करें, इंडस्ट्री और किसान को उसकी जी। युद्धवीर सिंह जी, कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को जिस तरह से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की और ये किसानों में संदेश देने की कोशिश की है कि आपकी जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। पहली बात तो यह है कि हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन आपको नहीं लगता है कि आपको नहीं लगता है कि ग्रोथ में और किसानों के बीच एक संतुलन, एक फाइन बैलेंस बनाने की कोशिश है ताकि देश आगे बढ़ता रहे? ऐसा आप उस बात को बिल्कुल उस बात को नहीं समझ रहे हैं कि किसान किस स्थिति में, किसान को जब तक किसान को नहीं सुना जाएगा, कोई गंभीरता से सुनने को तैयार नहीं है। देखिए आप मुझे पूरी कर देने जी। युद्धवीर जी, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि किसान के डिस्ट्रेस के बारे में हमारे नेशनल मीडिया में, पब्लिक बहस में इतनी बुरी हालत है, इसका अनुमान लोगों को नहीं था। ये दुर्घटनाएं हुई हैं, उसके बाद अचानक चौंके हैं, और चूंकि चौंके हैं और अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो सारी राजनीतिक पार्टियां फिर उसी को, वोट को देखने के लिए उनके पीछे दौड़ रही हैं और उनकी सबसे बड़ी हिमायती बन रही हैं। आपसे हम पूरी तरह से सहमत हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, मुझे जी हाँ, कहिए। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आज की बहस में देख लें, लेखी जी हैं, विद्वान है, वकील है, सांसद है बीजेपी की। मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ और मैं बिल्कुल तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं किसान राजनीति छोड़ दूंगा। उस लैंड बिल में क्लियर लिखा है अप टू 4 टाइम मुआवजा मिलेगा, अर्बन एरिया और अर्बन एरिया के आसपास जो मुआवजा, ये वैसा ही है। देखिए युद्धवीर जी, इसका जवाब मैं देता हूँ, इसका मैं जवाब देता हूँ, मीनाक्षी जी से जवाब लेंगे, बिल्कुल जवाब लेंगे। आपने ये मुद्दा पहले भी उठाया था। देखिए अप टू 4, मुझे पूरा कर लेने दें इसे। सर एक सेकंड, आप पूरा करिए, मेरी बात पूरी, सर बिल्कुल पूरी करिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना इस वक्त मेरी मजबूरी हो गई है, मैं ब्रेक लेकर के लौटूंगा। लेकिन आपने जो अप टू 4 टाइम्स वाली बात कही, वो वैसा ही है कि जैसे एमआरपी जो होती है वो फिक्स हो जाती है, तो मान लिया गया है कि 4 गुना तो मिलेगा, उससे कम मिलने वाली संभावना कम दिखती है। ये आर्गुमेंट एक सामने वाला हो सकता है। बहरहाल छोटा सा ब्रेक लेकर के युद्धवीर जी आपके पास आएंगे और उसके बाद मीनाक्षी जी का जवाब लेंगे, और नीरजा चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका एक ओवरऑल पॉलिटिकल कमेंट भी लिया जाएगा। छोटा सा ब्रेक। तो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी, किसान नेता पी चंगल रेड्डी और युद्धवीर सिंह, इकोनॉमिस्ट अरविंद मोहन, और अब राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीरजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मोदी जी ने आज जो मन की बात की, हम उम्मीद कर रहे थे कि उस पर किसानों की बात होगी, कि जमीन बिल की बात होगी, उस पर कुछ कहने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरा जो फोकस शिफ्ट हो गया नेपाल में आया भूकंप पर और उसका असर पर। आप इसका पॉलिटिकल एनालिसिस कैसे करेंगे आज के भाषण का? देखिए, मुझे लगता है जब भी नरेंद्र मोदी मन की बात बोलते हैं तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आज भी जैसा कि नेपाल को रीच आउट किया कि पूरी तरह हमारे अपने लोग हैं, इनको हम पूरी मदद करेंगे। येमेन का जिक्र किया, किस तरह से इंडियंस को भी इवैक्यूएट किया। और मुझे जो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मोदी एक मुखिया की तरह ही नहीं बोले हैं, परिवार का मुखिया, देश का मुखिया, लेकिन एक शिक्षक के रूप में भी, जिस तरह से स्पोर्ट्स को लेके उन्होंने कहा कि जो अभद्र शब्द इस्तेमाल किए गए थे जब हम हारे
ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट में, वो होना नहीं चाहिए। विजय और पराजय तो हिस्सा होता है खेल का। तो ये देश को टीच करना, ये सब चीजों में नरेंद्र मोदी बहुत ही कुशल हैं। और लोग इतने सालों के बाद मेला लेके जो गरीब लोगों को ढोना पड़ता है वो नहीं कंटिन्यू करना। इस तरह से कई जो फीलिंग से बोले हैं वो ठीक लगता है, आदमी उत्साहित भी होता है। लेकिन एक राजस्थान के फार्मर अभी हाल में बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी तो बिल्कुल कुछ बोलते ही नहीं थे, मालूम नहीं था कि क्या सोच है, क्या किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी बोलते बहुत हैं पर समय आ गया है अब कुछ करके दिखाने का। तो कहीं ना कहीं देश उस मोड़ पे आ गया है कि एक लीडर के रूप में मोदी को अभी भी लुकअप कर रहा है, लेकिन ये आशा और भी मजबूत हो रही है कि कुछ ना कुछ और आपको डिलीवरी पे दिखाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो मैं कहूंगी वो फर्स्ट फीलिंग वही है जी। यहाँ पर मीनाक्षी जी, मैं आपसे भी यही कमेंट लेना चाहूंगा कि मोदी जी ने जो मन की बात का सिलसिला शुरू किया है, अब ये एक प्रकार से इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क लेता जा रहा है और अच्छी बात है। और इनकी कोशिश है कि ये सीधे इंडिविजुअल से बात करें। लेकिन बीच में दिक्कत ये है कि हम लोग जो मीडिया वाले, पब्लिक डिस्कशन वाले, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स वाले, अपोजिशन वाले जो लोग हैं, जाहिर है कि उसकी चर्चा करेंगे। तो एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि मन की बात का फॉर्मेट बहुत ही व्यक्तिगत है, निजी है और पारिवारिक बातचीत का है, लेकिन हर मन की बात में सीरियस पॉलिटिकल मैसेजिंग है। तो आज की मैसेजिंग को देखा जाए तो एक तरफ तो जो ह्यूमन अप्रोच है उस पर उन्होंने फोकस रखा, और दूसरी तरफ जो वोटर का बॉटम ऑफ पिरामिड है, दलित, महिला, किसान, गरीब लोग, उन लोगों पर फोकस बना के रखा। जो उनका वोटर आउटरीच का मूल कार्यक्रम है उसको हर बार वो अच्छे तरीके से पैकेजिंग करते हैं। इस बात से आप सहमत होंगी कि नहीं होंगी मीनाक्षी जी? नहीं, मैं सहमत भी हूँ और मुझे लगता है कि ये राजनीतिक उद्देश्य हर राजनेता का होना चाहिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि अब हम जैसे लोग भी अगर राजनीति में आए तो किस मकसद से आए? क्या हम अपने आप को बढ़ाने के लिए आए या हम देश की पीड़ा को समझते हुए उस पीड़ित के लिए काम करने के लिए आए? ये देश को भी समझना होगा। मैं सिर्फ एक राजनेता की नहीं बात कर रही। अगर आप मीडिया में हैं, बाकी लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे हम सब का काम वही है कि जो इस देश का पीड़ित है, शोषित है, जो पिरामिड के बॉटम पे है, उसकी समस्याओं का हम हल ढूंढें। और वो हल जो है दिखाई दे रहा है। मैं नीरजा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए 2-3 चीजें जो कि मीडिया ने कहीं खो दी वो बताना चाहती हूँ। कि कोयला घोटाला सारे देश ने देखा, लेकिन कोयले की जब ऑक्शन हुई, नीलामी हुई और उससे जो देश को लाभ मिला, मात्र 32 के आसपास जो खदानें हैं उनकी नीलामी पे कितने लाख करोड़ रुपया का लाभ हुआ। स्पेक्ट्रम की नीलामी पे कई लाख करोड़ रुपए का लाभ हुआ और वो पैसा उन गरीब राज्यों में जा रहा है जिनको शोषित किया जा रहा था। तो क्या ये देश के लिए अचीवमेंट नहीं है? यमन जैसे देश के अंदर जहां पर चारों तरफ गोलाबारी हो रही है, आपको तरीके तरीके से अलग अलग देशों से बात करके 1-1, 2-2 घंटे के लिए आपको रुकवाना होता है और उसके बाद अपने देश के नहीं बल्कि विश्व के नागरिकों को वहां से निकाल के ले आए। तो क्या ये आपकी जीत नहीं है कि आपने जमीन पे काम किया? जब मेक इन इंडिया की बात हो रही है और आपके देश में स्टेल्थ जैसे बॉम्बर जहाजों का निर्माण हुआ है जिसमें 65-67% जो है वो भारतीय निर्माण है, आप उसका जिक्र ही नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं संदेश को जिस तरीके से पहुंचना चाहिए लोगों तक, उसमें रुकावट आ रही है। ऐसा नहीं है कि जमीन पे नहीं हो रहा। जब मुद्रा बैंक की बात होती है तो वो कौन सी कॉर्पोरेट के लिए भैया बैंक बन रहा है जहां पे 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का आपको लोन मिलने वाला है। 12 रुपए साल पे आपको इंश्योरेंस मिल रही है, तो वो किस अमीर आदमी के लिए है जी? जब 330 रुपए के अंदर आपको लाइफ इंश्योरेंस प्राप्त हो रही है, 2 लाख रुपए सीधे तौर पर आपके उसमें जाएगा अकाउंट में। आपको जब आप जनधन योजना की बात कर रहे हैं तो कौन सा अमीर आदमी उस पर खाता खुलवाने वाला है कि गैस सब्सिडी सीधे उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है? और गैस सब्सिडी पहल के माध्यम से ट्रांसफर हुई 5 करोड़ लोगों को। ये जो आपने, मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं जमीन पे काम नहीं हुआ, काम बहुत हुआ, लेकिन संदेश वाहक का जो काम है मुझे लगता है वहां कहीं ना कहीं कमी है। और इसलिए मैं सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि राष्ट्र नीति आपका, मेरा, हम सब भारतीयों का उद्देश्य है और हम उस पर
अपना ध्यान केंद्रित ये संदेशवाहक वाला एक दूसरा नया डिबेट आप ट्रिगर या प्रोवोक कर रही हैं, लेकिन फिलहाल हम अपने फोकस पर रहते हैं। इस पर मेरी बड़ी इच्छा है। प्रोवोक नहीं, मैं युद्धवीर जी की बात अप टू वाले का जवाब देना जरूर चाहती हूँ कि अगर अप टू शब्द से आपको लगता है, अप टू का जो मतलब है वो ये है कि इलाके की ज्योग्राफिकल लिमिट को देखते हुए डबल से लेकर 4 गुना तक जो है मैक्सिमम है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सीधे 4 गुना मिलना ही चाहिए, तो आप जिस भी राज्य से आते हैं वहां की सरकार के ऊपर दबाव बना के उसको 4 गुना करवा दीजिए। जी युद्धवीर जी आप अपनी बात रखिएगा। जी युद्धवीर जी अपनी बात रखिएगा। उसके पहले एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा उसी जी युद्धवीर जी। हाँ युद्धवीर जी सवाल आपसे ये है कि होता है मन की बात पे जो प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, हम लोगों की डिबेट और तर्कों के आगे बढ़ करके मोदी जी अपने आप को उन तमाम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं जिनकी तरफ से आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं या रेड्डी साहब बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये मानते हैं क्या कि उनकी मैसेजिंग इसी बात पर है कि वो डायरेक्टली किसानों को, गरीबों को बता सकें कि मैं सिर्फ उनके हित की पॉलिटिक्स चला रहा हूं? क्या ये मैसेज देने में आज वो कामयाब हुए हैं कि नहीं? देखिए उसमें आज का मैसेज मैंने बताया, आज का जो मैसेज था वो टोटल फोकस था नेपाल की आपदा और यमन में जो हमारे लोगों को निकाला गया और वो मुख्य मुद्दा उसमें था। और दूसरी चीजें जो एड्रेस की उन्होंने दलित, आदिवासी और महिलाओं के लिए, ठीक है वो एक इश्यू है और उस पर उन्होंने बात की। लेकिन जहां तक किसान की बात है और किसान की जो स्थिति है आज, उस पर जो वास्तविकता में जो बात और चर्चा होनी चाहिए वो उसमें कहीं नहीं थी उस बातचीत में। आज किसान जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, जिस तरह से आत्महत्याएं किसान कर रहा है, वो कहीं उन्होंने उसको टच नहीं किया। आज किसान ये ऐसा नहीं है कि ये आज शुरू हुआ, निरंतर आपके समय काल में भी हुई है और बहुत हुई है। और सोल्यूशन आप किसके समय काल में? आप मुझे क्या कहना चाह रहे हैं? आप लेखिए मुझे क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा कार्य चाह रही हूँ कि 80% आप हर चीज को देश में 1 एकड़ से कम की जमीन पर निर्भर है। 4 आदमी का परिवार 1 एकड़ की जमीन पर क्या आश्रित रह सकता है? आप मुझे बता दीजिए। क्या उसको एडिशनल इनकम चाहिए? आप क्या कराना चाह रहे हैं उस किसान से? आप कहाँ ले जाना चाह रहे हैं उसको? आइए अब ये तो फिर देखिए हमारा जो मुद्दा है उसको आप शहर में लाके और मजदूरी कराना चाह रहे हैं क्या? नहीं, हमारा मुद्दा जो था, देखिए मजदूर चाहिए, आप उस किसान को मजदूर बनाना चाह रहे हैं। युद्धवीर जी देखिए पलायन ना हो। खेती युद्धवीर जी विषय को एक बार वापस मुझे समेटने दीजिए। मैं चिंगल रेड्डी साहब आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूंगा कि देखिए आज कोई जरूरी नहीं था, ये कहीं आज वैसा दिन नहीं था कि प्रधानमंत्री को किसान वाले मुद्दे पर भाषण देना था। हमने ऐसा एंटिसिपेट किया था, इसीलिए किसान नेताओं को बुला करके हमने सोचा था कि आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन रेड्डी साहब आपसे भी मेरा सवाल यही है कि मोदी जी ने आज के सबसे जरूरी मुद्दे पर भाषण दिया, बड़ा जरूरी था कि आज उसी पर फोकस रहते, कई मुद्दों को उसमें मिक्स नहीं करते। लेकिन जो अंत में खास बात है वो ये है कि वो उन तमाम गरीबों को, दलितों को, किसानों को जो पहुंचाने की अपनी बात कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो कामयाब हुए कि नहीं हुए? आज के भाषण को सुनकर के रेड्डी साहब आपसे मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए बुरा मत मानिए, आइंदा कभी किसान की समस्या के बारे में बात करना बोले तो ये रूलिंग और अपोजिशन लीडरों को मत बुलाइए। क्यों बोले तो इनकी स्थिति ये है कि रूलिंग पे रहे तो डिफेंड करते, अपोजिशन रहा तो क्रिटिसाइज करते, नथिंग कॉन्क्रीट, ये कुछ खास बात बाहर नहीं आते। तो मेहरबानी करके ये लीडरों को मत बुलाइए और हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज सर। अच्छा, पहला चीज। दूसरा क्या है, आप एक बार पिछले 11 महीने में मोदी साहब खुद पूछ के जवाब देना है। 5 लाख गांव है, 60 करोड़ किसान है। अच्छा, 14 मिलियन हेक्टेयर्स का जमीन है। पिछले 11 महीने में इनको क्या चाहिए? 3-4 चीज है। कुछ आप सुइसाइड्स को प्रिवेंट कर सके, अच्छा माइग्रेशन को स्टॉप कर सके, अच्छा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके, नहीं तो कुछ दाम और एक्स्ट्रा इनकम किसान को पहुंचा सके। ये 4-5 चीजों के बारे में अगर मोदी साहब जवाब दे सके तो हम किसान अच्छा बुरा बोल सकते। ये क्या बकवास चीज है? इसी देखिए, ये लैंड बिल ऐसा बचा के रखे क्या हर 5 लाख गांव में जमीन का एक्विजिशन है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं। रेड्डी साहब आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। एक मिनट जी, अरे भाई साहब मेरी बात सुनो यार। देखो इतना वेस्ट टाइम कर रहा,
देखो पिछले 11 महीने में मोदी साहब 2-3 अच्छा काम किए, मैं बोल सकता हूं। एक जो है फॉरेन अफेयर्स को सेटरेट करने में बहुत कोशिश कर रहा, वेरी गुड। अच्छा, इंडस्ट्री सर्विस के वास्ते बहुत कर रहा, वो भी गुड। और न्यूक्लियर एनर्जी के कर रहा, वो भी गुड। मगर एक चीज मोदी साहब ने मालूम करना, हमारे गांव वाले बोलते पहले आप घर को ठीक करो फिर बाहर जाओ। भाई मोदी साहब आप भूल जा रहे हैं, बाहर ठीक करके अंदर घर ना है, घर नहीं, पहले घर को ठीक करो। आप हमें बिल्कुल रेड्डी साहब, मेरे पास बिल्कुल आपने बहुत ही पॉइंटेड ढंग से नहीं, आपने अपने बहुत महीने में आप किसान को ये सब क्या क्या किए रेड्डी साहब, आपने बहुत बता दीजिए। रेड्डी साहब आपने बहुत पॉइंटेड ढंग से अपनी बात रखी है, बिल्कुल 4 बुलेट पॉइंट दिए हैं। मीनाक्षी जी एक सेकंड, नीरजा जी, पार्लियामेंट नहीं है। नीरजा जी आपसे मेरा एक सवाल है, जिस प्रकार से पूछ लीजिए नीरजा जी, जिस प्रकार से मोदी जी ने ये जो बात चली है कि रूरल डिस्ट्रेस का, गांव की जो हालत है उसका लोगों को अनुमान नहीं था। अभी जो बहस से रेड्डी साहब एक तरीके से ठीक कह रहे हैं कि आप जब हमको और पॉलिटिशियन को साथ में बुलाते हैं तो फिर बहस इसी तरह की होगी। इसको जाने दीजिए, ये एक लाइटर वेन में उन्होंने हमको सलाह दी है, ठीक है। नीरजा जी मेरा सवाल आपसे है। नहीं भाई सीरियस है, अब देखो अगर आइंदा पॉलिटिशियंस को बुलाए तो हम नहीं आते। तो नीरजा मैडम आप भी मत आइए, ये लोग हमको बेवकूफ बनाते हैं पॉलिटिशियंस। चलिए हम आपसे पूछ के आपसे पूछ करके तय करेंगे। I take a strong objection to this kind of nonsense. नहीं No, this is also very serious. This is also very serious, Mr. Reddy. You dare you speak this language. आप सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या क्या किया है। वो नीरजा चौधरी को बात करो, बोलिए। इंश्योरेंस किसके लिए है? जी रेड्डी साहब एक मिनट, किसके लिए है? अरे भाई किसके लिए है? प्लीज रेड्डी साहब एक मिनट, नीरजा चौधरी से हम जो भी बोला उसके बारे में जवाब और यूनिफाइड मार्केट अगर एग्रीकल्चर मार्केट बनाने की बात है तो वो मेरे लिए। अरे भाई मीनाक्षी जी एक मिनट, देखिए मैडम मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। मैडम राजनीति मैडम एंड रेड्डी साहब मैं रिपीट करना चाहता हूँ। एक मिनट आवश्यकता नहीं है। रेड्डी साहब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, भ्रमित राजनीति करते हैं, राजनेता हमारे से ज्यादा बड़े हैं क्योंकि आप लोग किसान के रूप में राजनीति कर रहे हैं। जी मीनाक्षी जी एक मिनट, बता रहे कि यूनिफाइड मार्केट किसके लिए बनी है। जी एक मिनट आप दोनों से बता रहे पेंशन किसके लिए। एक मिनट आप दोनों से मुझे ये कहना है कि दरअसल CNBC आवाज पे हम लोग सिर्फ सीरियस चर्चा करना चाहते हैं। हम लोग डिबेट के लिए डिबेट बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ये विषय ऐसा है जिसमें आप लोगों ने अपनी बात बेबाकी से रखी है। मेरा 5 मिनट का कमर्शियल टाइम मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा दे चुका हूं। अंत में 30 सेकंड में नीरजा जी आपसे मुझे एक कंक्लूडिंग रिमार्क लेना है। कंक्लूडिंग रिमार्क इस बात पे लेना है कि क्या मोदी जी रूरल डिस्ट्रेस की इस डिबेट में जहां आके उलझे हुए हैं उससे अपने नए इनिशिएटिव से निकल पाएंगे या जमीन बिल उनके नए इनिशिएटिव्स को रोका हुआ रखेगा? मुझे लगता है जमीन बिल ये बहुत गले की हड्डी होने वाला है और फंसता ही चला जा रहा है। कई लोग तो मान रहे हैं इतना इमोशनल हो सकता है जैसे कि यूपीए के लिए 2G बन गया था। अब होगा नहीं होगा इनकी स्टेट्समैनशिप पे डिपेंड करेगा। लेकिन फार्मर्स आज जैसे कि आपने कहा ना कि किसको टारगेट कर रहे थे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को इस बात की चुभन हुई है कि उनकी सरकार को प्रो रिच प्रो कॉर्पोरेट कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है। फार्मर्स का मुद्दा लेके भी यही पॉइंट दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो बार बार इस चीज की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए है ये सरकार। मीनाक्षी जी का एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगी वेरी सिंपली, जो मीडिया के ऊपर उन्होंने कहा कि अगर ये सरकार 5,000 हिंदुस्तानियों को यमन से बाहर करती है, वो सरकार का धर्म है, वो सरकार का रोल है। अगर सरकार वो नहीं करेगी तो निकम्मी सरकार है। लेकिन उसको ये कह देना क्योंकि हमने ये कहा किया तो मीडिया हमारी क्रिटिसिज्म नहीं करे, निंदा नहीं करे और मुद्दों को। तो मीडिया का रोल तो बिल्कुल है चीजों को उजागर करना जो जहां गलतियां हो रही हैं, ताकि सरकार उस पर एक्शन। मीनाक्षी जी मेरा वक्त जी नीरजा जी बिल्कुल ठीक आपने। मीनाक्षी जी मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, लेकिन शायद आप जवाब देना चाहती हैं तो 10 सेकेंड। जी सिर्फ 10 सेकेंड इस बात की कि जब भारत की सेना की, भारत की सरकार की जो प्रशंसा है वो पूरा विश्व कर रहा है, सारा फॉरेन मीडिया उसमें जो है अच्छी बातें कर रहा है, अपना देश उस पर चुप्पी साधे और एक शब्द को लेकर उसको मुद्दा बनाया जाए, आप बताइए वो कहाँ का न्याय है?
ये चूंकि मेरा समय खत्म हो रहा है मीनाक्षी जी, फिर भी आपसे इजाजत लेके मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके भी उन साहब को पता है ये बात कि ऐसा एक शब्द बोल करके मीडिया का नैरेटिव वो विशिएट करेंगे, उनको अपनी तुनक मिजाजी से बचना चाहिए था। और यमन के रेस्क्यू ऑपरेशन पर मेनस्ट्रीम मीडिया में, जिम्मेदार मीडिया में काफी चर्चा हुई है। बुरा मत मानिएगा, आप लोग हल्ला करने वाले चैनलों के साथ जितना एंगेज होते हैं वहां ऐसी बातें होती हैं मैडम, यहां नहीं होती। नहीं, बाद में चलिए यहां चर्चा खत्म इसलिए करेंगे कि मेरा वक्त खत्म हुआ, लेकिन चेंगल रेड्डी जी हो या मीनाक्षी जी हमारी सम्मानित मेहमान हैं और हम दोबारा आपको शायद साथ में भी और अलग अलग बुला करके भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।